हेलो। हेलो। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? ओके, मैं एकदम ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। एकदम अनुकूल स्थितियों के साथ हूँ मित्रों, आप सबके साथ आप सब तो ठीक हो ना? वेरी गुड। चलो, सबसे पहला तो लास्ट क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो लास्ट 2 कक्षाएं हुई हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हुई हैं। मैंने आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करा दी, आफ्टर दैट वो क्लास आपको मिल गई, कंटिन्यूएशन में मिल गई हैं। अब आगे कोई भी प्रश्न तो आप पूछ सकते हो। एनी मोर क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन? चलो, उपस्थित हो या नहीं हो सभी के सभी? उपस्थित हो जाइए मित्रों। आपकी अगर उपस्थिति समय पर नहीं होगी तो मैं चीजों को कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा? हम्म शायद कमेंट्स बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम। कल क्लास नहीं मिली, वो क्यों? ओह, ओके। हम्म। तो परसों की क्लास मिली थी क्या? सोमवार मंगलवार की 2 दिनों की क्लास मिली थी क्या मित्रों? ओके, बस इतना बता दो कि सोमवार को एग्रीकल्चर से संबंधित सोमवार कृषि क्रांतियों के बारे में मैंने पढ़ाया था। 2 क्रांतियां जिसमें से श्वेत क्रांति और नीली क्रांति थी। और मंगलवार की कक्षा में संसाधनों पर हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था। तो इतने तक बातें आप लोगों को मिल गई हैं या नहीं? इतना पढ़ लिया है या नहीं? बताओ। यहाँ जो बातें आपने पढ़ी हैं, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की किसी भी विद्यार्थी को? शिवम, ऐसी सब बातों के लिए आपको फोन करना चाहिए। क्लास में तो ऐसी सब बातें ऑफिशियली नहीं हो सकती ना, है ना? नहीं नहीं, कल क्लास नहीं था। बिल्कुल सही है, कल वेडनेसडे क्लास नहीं था। मंडे एंड ट्यूसडे क्लास था, बट वेडनेसडे क्लास नहीं था। आज, कल और नेक्स्ट कोशिश करेंगे इस बार सैटरडे भी हो जाए, तो आपका किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। वीक की 5 डेज मीन्स 5 डेज क्लास कहला जाएगी, है ना? हम्म बोलिए बोलिए। आप लोग कमेंट्स कर नहीं रहे कि कुछ इसमें चैट्स में दिक्कत है? जस्ट वेट मैं देखता हूँ। जस्ट उनको बोलिएगा। ये नहीं काम कर रही क्या? बच्चों की चैट नहीं आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। ओहो, इतना सारा क्वेश्चन आ गया। अब नीचे तक धीरे धीरे करके जाना पड़ेगा, उनको पहले देखना पड़ेगा
सर 14 को कौन से न्यू क्लास होगी? 14 को हम लोग इंडस्ट्रीज से न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, सुधीर ने लिखा मेरी पहली क्लास है मोस्ट रेवोल्यूशन। कुछ रेवोल्यूशन रह गए, इतने ही पढ़ने हैं योगेश, इतने ही पढ़ने हैं। पीटी के हिसाब से कुछ फैक्ट्स जुड़ते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ऑपरेशन फ्लड क्या है पूजा, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है कि भारत में दुग्ध उत्पादन की क्रांति के लाने से संबंधित जो योजना बनाई गई थी उसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। ठीक है ना। संसाधन एक अभिशाप है, समझाएं। सिंपल तरीके से इस शब्द का मतलब था, इस शब्द का मतलब था और इस शब्द का अर्थ जो निकल रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था, पूरी तरह समझाया था कि वह क्षेत्र जहां पर संसाधनों की प्रचुरता है वह आर्थिक विकास में पिछड़े रह जाते हैं, इसलिए संसाधन एक अभिशाप है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। राजन बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके सर, तो क्या सर पीटी की क्लास अलग से नहीं, अलग से नहीं लेनी है, इसी में सब चीजें हम जोड़ देंगे। पर पहले पीटी कम मेंस की सब चीजें चलती जा रही हैं, बहुत विस्तार से आप लोगों को इसीलिए पढ़ाई जा रही चीजें। ठीक है ना। शिव ने लिखा कहाँ कहाँ थे आप लोगों के साथ थे, कभी तो किसी दिन वीकडेज में काम हो सकते हैं ना, एक ही दिन की तो आप लोगों के लिए इसीलिए छुट्टी किया हमने। ठीक है। ओके शिव, सर हम लेट ज्वाइन किए हैं इसलिए बीच से समझ में दिक्कत आ रही, बिल्कुल दिक्कत आ रही होगी। सबनम रिकॉर्ड क्लास कर रहे हैं, 4th तक कर ले, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास करते रहिए, रिकॉर्डेड क्लास करते रहिए। ठीक है ना। चलो नीचे के मैसेज दिखाओ बच्चों के पहले के। संसाधन अभिशाप है, यहाँ तक पढ़ा दिया गया। ठीक है, रुकिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टॉपिक था जी, मिल गई है सर क्लासेस, सब क्लासेस। ठीक है। रिसोर्स का 2 टॉपिक्स थे सर। ओके ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? जो कि एक टारगेटेड प्रोजेक्ट होता है। पायलट प्रोडक्ट का मतलब है, किस प्रोजेक्ट का मतलब है किसी भी योजना को द्रुत गति से टारगेट के साथ आगे बढ़ाया जाए तो उसे पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। किसी भी योजना पर तीव्र गति के साथ अगर केवल एकाकी रूप से काम किया जाए उसे पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है अनुरंजनी। ओके चलो, बस इतने ही हैं, इतने ही हैं। बाकी चीज़ें वो सब लिखा देंगे योगेश आप लोगों को। सर आपकी क्लास एक दिन बंद हो जाती तो अच्छा नहीं लगता। सर आप हमारे तन मन धन में बस गए धन में नहीं बसे हैं, तन मन में बसे हुए हैं। ठीक है सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टॉपिक खत्म होने के बाद कुछ फैक्ट पीटी के हिसाब से एबिलिटी से लिखवा देना, अगर किसी टॉपिक में ठीक है नीड हो तो। पक्का कर देंगे चेतन, पक्का कर देंगे। ठीक है। आशीष ने लिखा सर मेरी फर्स्ट डे की क्लास है, कोई सजेशन? कोई नहीं, अभी तो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। बैच में समझ में आ रहा है ज्योग्राफी, अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी। कब से आ रहा है ज्योग्राफी का? ऑप्शनल की पूछ रहे हैं राजन, इसी महीने से, इसी महीने से। आवाज़ ठीक है यहाँ से भारती, वहाँ आप देखो अपने सेल फोन की आवाज़, अपने सिस्टम की आवाज़ देखो, आवाज़ यहाँ से एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। ठीक है। ओके ओके आशीष, यहाँ पूछ सकते हो सब नम, अगर रिकॉर्डेड क्लास में कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हो। आंसर राइटिंग कैसे करें? क्वेश्चंस उठाना है शिव, और क्वेश्चंस उठाकर जिस टॉपिक को पढ़ते हो उसके आंसर्स लिखना शुरू कर दो। ठीक है। ठीक है प्रशांत, मैं आपके प्रश्न को भी देख लिया। बता तो दिया मीना, ऑपरेशन फ्लड बार बार कैसे? ओके पूजा, ओके चलो। ओके अतुल, आज आपकी फर्स्ट लाइव क्लास है। हम लोग अब आपके टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, पर्याप्त समय हो चुका है, आपकी बातों को भी सुन लिया गया है। चलो आगे आइए और सभी लोग एक एक करके अब बातों को देखिए। आज हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है ना।
क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस करेंगे और प्रत्येक संसाधनों के बारे में बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे पढ़ने की। राजन ने क्या पूछा है, मुझे ये कोर्स करना चाहिए, 100% करना चाहिए राजन। हिंदी ग्रामर का भी एग्जाम है तो मैं ऑप्शनल क्या रख सकता हूँ यूपीएससी के लिए? योगेश, अब इस तरह से तो आप पर्टिकुलर होके क्लास में ना पूछते और फोन कर लेते तो मैं ज़्यादा बेहतर आपको समझा देता, पर कोई बात नहीं, आप बाद में बात कर लीजिएगा मुझसे, ठीक है? ओके, चलो तो लिखिए सभी की सभी संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। श्वेता डलही आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक? ओके कुबेर सिंह पक्का, ठीक है? संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब आप लोग कमेंट्स करना बंद करिए जिससे हम लोग टॉपिक पर आगे बढ़ सके, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा, टॉपिक तो हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं फिर, है ना? टॉपिक तो अधूरा रह जाएगा और अधूरी चीज़ों पे नंबर बहुत बाद में आता है, तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना? चलो, तो संसाधनों की आपने परिभाषा समझी है कि संसाधन क्या है। तरह तरह कर हमने घुमा फिरा कर इतने प्रकार से संसाधन समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि अब संसाधन जैसे टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम शेष बची होगी, कोई भी प्रॉब्लम शेष नहीं बची। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि चलो संसाधन को हमने समझा, संसाधन के संदर्भ में हमने सिद्धांतों को समझा, संसाधन के संदर्भ में सिद्धांतों को समझा, थ्योरीज को समझा, और थ्योरीज के बाद अब यहां पर हम लोग इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, वर्गीकरण के कई बेसिस हैं, कई आधार हैं। जैसे आपसे अगर आप कहा जाए, एक सिंपल सा उदाहरण से समझाता हूं, अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने बारे में बताएं, तो आप अपने बारे में किन किन आधारों पर बता सकते हैं? जैसे इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछा गया तो आप सबसे पहले अपना एक फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं, तो एक आधार आपका फैमिली बैकग्राउंड का हो गया कि आप अपने बारे में फैमिली बैकग्राउंड के साथ चीजों को बता सकते हैं, एक ये आधार हो गया। दूसरा, आप अपने बारे में बताने के क्रम में आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता सकते हैं, तो दूसरा आधार हो गया एजुकेशनल बैकग्राउंड का आधार। एक फैमिली बैकग्राउंड का आधार हुआ था, दूसरा एजुकेशनल बैकग्राउंड का आधार हुआ। तीसरे नंबर पर आते हैं आप अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो अपने बारे में बताने का आपका तौर तरीका हो सकता है आपकी अभिरुचियों के बारे में और आपकी प्रज्ञा शक्ति या ज्ञान विवेक शक्ति के बारे में, यह आपका एक आधार हो सकता है। इसी तरह से संसाधनों के वर्गीकरण के पृथक पृथक आधार होते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण के स्वतंत्र आधार होते हैं, इंडिपेंडेंट बेसिस होते हैं। उन स्वतंत्र आधारों के साथ संसाधन कितने प्रकार के होते हैं आपको मित्रों यहां पर समझना होगा। तो पहला तो संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं, तो आप पहला बिंदु लिखेंगे उपलब्धता के आधार पर, सभी के सभी लिखेंगे उपलब्धता बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, उपलब्धता के आधार पर, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, उपलब्धता के आधार पर हो गई पहली बात। अब उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करना है, तो पहला
पहला बिंदु ध्यान से समझना कि ऐसे संसाधन जो हर जगह मिल रहे हैं उनको कहते हैं सर्वसुलभ। क्या कहते हैं मित्रों? सर्वसुलभ, सर्वसुलभ संसाधन। सर्वसुलभ संसाधन क्या कहलाते हैं? सर्वसुलभ संसाधन कहलाते हैं। अब सर्वसुलभ संसाधन क्या है? ध्यान से देखें मित्रों, वैसे संसाधन जो हर जगह उपलब्ध होते हों। वैसे साधन या संसाधन जो हर जगह उपलब्ध होते हैं। कैसे? जैसे हवा सामान्यतः हर जगह उपलब्ध है। अब यहां हर जगह उपलब्धता का मतलब क्या है? सामान्यता। मिट्टी है, सामान्यतः हर जगह उपलब्ध है। मिट्टी है, हर जगह उपलब्ध है। इसी तरह आप देखेंगे पानी है, सामान्यतः हर जगह उपलब्ध है। अब इसका मतलब यह नहीं कि नहीं उपलब्ध ही। आप कह सकते हो कि सर ऐसे कई प्रदेश हैं जहां मिट्टी नहीं है, दुनिया के ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां हवा की भी कमी है। आप कह सकते हो मित्रों, पर सामान्य अर्थों में से देखना है, ठीक है ना? तो इसीलिए आपको इस तरीके से लिखना है। तो लिखो संसाधनों को, पहले हेडिंग देना है। अंजलि एकदम पहली लाइन लिखवाने जा रहे हैं। लिखिए आप सभी के सभी। अरे राजन क्या पूछे यार, पहली मत बुझाओ, तब से पहली बुझा रहे हो। सर बीपीएससी का एग्जाम देना है मुझे, ये कोर्स करना चाहिए मुझे या नहीं? करना हो तो ठीक है, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं है। अब कर ही रहे हो तो निश्चित रूप से लग रहा होगा कि करना चाहिए। मैंने आपको समझाया भी कि पक्का पक्का करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप पूछे जा रहे हो तो मैं क्या बताऊं आपको। ध्यान से सभी के सभी, क्लास स्टार्ट होने के बाद किसी भी प्रकार के कमेंट्स करेंगे तो डांट खाएंगे। शुरुआत में ही आप 5-10 मिनट पूरे के पूरे प्रश्न पूछ सकते हैं, इतना बहुत समय होता है। और व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए मैंने तो बताया भी ना कि आप लोगों के लिए मैंने फोन नंबर भी अवेलेबल करवाए हुए हैं। आप ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे बात कर सकते हो मित्रों, पर क्लास हाईजैक्ड मत किया करो, नहीं फिर मजा नहीं आता ना। देखो आपको ही बताएं, अगर आप बड़े मनोयोग से पढ़ रहे हैं और दूसरा कोई विद्यार्थी ऐसे प्रश्न करे जिससे आपकी कक्षा रुक जाए तो डांटने का मन करेगा, है ना? तो ऐसा नहीं करिएगा राजन, पढ़िए अच्छे से, बिल्कुल पढ़ना चाहिए आपको। अंजलि पहली लाइन लिखा रहा हूं, लिखे संसाधनों के वर्गीकरण में कि संसाधनों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। कई आधारों पर किया जा सकता है। किया जा सकता, लिखो नंबर वन। उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर डैश देकर संसाधन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। संसाधन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते। नंबर वन सर्वसुलभ संसाधन। सर्वसुलभ संसाधन। सर्वसुलभ डैश देकर जैसे हवा, पानी, मिट्टी आदि। हवा, पानी, मिट्टी आदि, ये सर्वसुलभ संसाधन है। देखना ये टॉपिक बहुत जरूरी हो जाएगा इंडस्ट्री की कक्षा के लिए, इसलिए अच्छे से पढ़ना। दूसरा बिंदु, सर्वसुलभ संसाधन के साथ दूसरा बिंदु, सामान्य सुलभ। सामान्य
सुलभ संसाधन, मतलब अब हर जगह तो नहीं मिल रहा हो बट सामान्यता से मिल ही जाता हो। हर जगह तो नहीं मिल रहा हो लेकिन मिल ही जाता हो ऐसा। तो अब उसमें क्या क्या हो सकता है? पेयजल। पेयजल, ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह पेयजल मिलता ही हो, जल तो मिलता है लेकिन वो पेयजल है कि नहीं है मित्रों, इसमें कठिनाई है। पेयजल थोड़ा सा समझ रहे हैं कि मेरी बात की नहीं? वैसा मिट्टी में उर्वर मृदा, उर्वर मृदा आदि, उर्वर मृदा आदि। उर्वर मृदा आदि ये मिलते तो हैं पर हर जगह नहीं। सर्वसुलभ मतलब सभी जगह पर नहीं, ऐसे नहीं मिलते। अब इसके अंदर तीसरा बिंदु, इसके अंदर विरल सुलभ, मतलब इतना सरलता से भी नहीं मिलते हैं, कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही मिलते हों। विरल सुलभ का मतलब क्या होता है? जो कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही मिलते हों। कहां मिलते हों? कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही मिलते हों। अब कुछ विशिष्ट स्थानों पर मिलने का मतलब क्या हो गया विरल सुलभ में? कुछ विशिष्ट स्थानों पर मिलने का मतलब क्या हो गया विरल सुलभ में? ध्यान से इसे लिखेंगे आप, जैसे खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, तमाम प्रकार के खनिज संसाधन जो होते हैं, जैसे लौह अयस्क, तांबे का अयस्क, बॉक्साइट हो गया, अभ्रक हो गया, तमाम प्रकार के जो खनिज संसाधन हैं वो मिलते तो हैं पर सभी जगह नहीं, बड़े सरलता से नहीं मिलते, बल्कि कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही मिलते हैं। उन खनिज संसाधनों को विरल सुलभ संसाधनों के अंतर्गत रखा गया है। तो चौथे नंबर पर होते हैं दुर्लभ संसाधन। दुर्लभ संसाधन, दुर्लभ संसाधन, प्रकृति में पाए जाने वाले मित्रों वैसे संसाधन, प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे संसाधन जो कुछ अति विशिष्ट स्थानों पर ही पाए जाते हों। कहां पाए जाते हों? कुछ अति विशिष्ट स्थानों पर ही पाए जाते हैं, उनको दुर्लभ कहते हैं। और इसके अंतर्गत आते कौन से खनिज हैं? सारे खनिज नहीं आते बल्कि दुर्लभ खनिज आते हैं। कैसे खनिज आते हैं? दुर्लभ खनिज आते हैं। अब इन दुर्लभ खनिजों में क्या क्या हो सकता है? जैसे आप सोना को जानते हैं कि दुर्लभ खनिजों में है, प्लैटिनम को जानते हैं कि दुर्लभ खनिजों में है। तो सोना हो गया, प्लैटिनम हो गया, समझने की कोशिश करिएगा, हीरा हो गया, ये सब अपने आप में क्या है? ये सब दुर्लभ खनिज वर्ग में आते हैं मित्रों। तो पहले के अंतर्गत आपने इन 4 बिंदुओं को लिखा, इसी क्रम से आप लोगों को लिखना था। पहले बिंदु के अंतर्गत कि संसाधनों को अगर वर्गीकृत किया जाए तो संसाधन कुछ इस प्रकार से 4 वर्गों में उपलब्धता के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। सर्वसुलभ संसाधन जो सभी जगह पर मिलते हों, सामान्य सुलभ संसाधन जो सभी जगह पर तो नहीं पर सहजता से मिल जरूर जाते हों, तो विरल सुलभ संसाधन जो कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही मिलते हों, तो दुर्लभ संसाधन जो अति विशिष्ट स्थानों पर ही प्राप्त होते हों, उन्हें क्या कहा जाता है? दुर्लभ संसाधन के वर्ग में रखा जाता है। तो इस प्रकार से संसाधन हो गए, इस प्रकार से संसाधन हो गए, ठीक है ना? ये सभी के सभी हो गए। अब आपसे जैसे कोई पूछे कि वन संसाधन किस में आएगा, भूमि संसाधन किस में आएगा, तो ये भौम संसाधन तो इसमें आ जाता है, भौम संसाधन जिसे भूमि संसाधन कहते हैं। परंतु मित्रों वन संसाधन की जहां तक बात आती है तो वन संसाधन इसमें आते हैं, वन संसाधन इसमें आएंगे, वन संसाधन इसमें आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? वन संसाधन इसमें आ जाएंगे। ऑयल, तेल इसमें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं योगेश, बिल्कुल रख सकते हैं। खनिज तेल को रख सकते हैं इसमें, है ना? तो ये हुआ आपका
एक वर्गीकरण, एक आधार पर वर्गीकरण। अब हम लोग दूसरे आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं संसाधनों का। दूसरा आधार क्या है? टिकाऊपन के आधार पर संसाधन टिकाऊ हैं या नहीं हैं। तो दूसरा बिंदु लिखेंगे टिकाऊपन के आधार पर। टिकाऊपन, टिकाऊपन के आधार पर। सब कुछ साथ साथ लिखते जाएंगे, है ना, ये नहीं कि आप वेट करते रहिए। टिकाऊपन के आधार पर अर्थात वह उत्पादित किए गए संसाधन टिकाऊ हैं या नहीं हैं, टिकाऊ हैं या नहीं हैं। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? टिकाऊ हैं या नहीं हैं, ऐसे संसाधनों को आपको देखना है। मतलब बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, इंग्लिश में बोलेंगे बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन के आधार पर, ऐसा बोलेंगे। अब टिकाऊपन के आधार पर ये संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के मूल रूप से होते हैं, दो प्रकार के। नंबर 1, पहला शीघ्र विनष्टशील, शीघ्र विनष्टशील, अर्थात ऐसे संसाधन जो शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हों, शीघ्र ही खराब हो जाते हों, जल्दी ही खराब हो जाते हों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? शीघ्र विनष्टशील। पेरिसेबल एंड नॉन पेरिसेबल, दो वर्गों में इसे बांटते हैं। अब शीघ्र विनष्टशील में क्या लिखेंगे? लिखेंगे ऐसे संसाधन जिनमें शीघ्र ही सूखने, सड़ने या अपघटित होने का गुण, सूखने, सड़ने या अपघटित होने का गुण पाया जाता हो, पाया जाता हो। जैसे एग्जाम्पल, बहुत सरल मित्रों, बहुत सरल। जैसे कृषि उत्पाद, कोई भी कृषि उत्पाद देखेंगे ये खराब होगा मित्रों। कृषि उत्पाद खराब होगा। इसमें फल, साग, सब्जियां, अनाज ये आ जाएगा। जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गया, अनाज हो गया। फल है, सब्जियां हैं, अनाज है। ठीक है, तो ये उत्पाद हो गए, फल, सब्जियां एवं अनाज हो गए। दूसरे नंबर पर मित्रों, दूसरे नंबर पर ध्यान से, अब दूसरे नंबर पर जब बात करते हैं तो यहां पर देखेंगे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मतलब दुग्ध उत्पाद हो गए, दुग्ध उत्पाद हो गए। ये भी जल्दी ही खराब हो जाते हैं। दुग्ध उत्पाद हो गए, ये भी जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है ना, ये भी जल्दी ही खराब हो जाते हैं। समझ रहे हैं? ये भी कुछ औद्योगिक कच्चा माल हो गया, जैसे गन्ना हो गया। गन्ना शीघ्र सूखेगा, सड़ जाएगा। ये सब औद्योगिक कच्चे माल होते हैं। औद्योगिक कृषि आधारित औद्योगिक कच्चे माल हैं ये सब। कृषि आधारित औद्योगिक कच्चा माल है ना। गन्ना हो गया, गन्ने से चीनी बनाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये हुआ, ठीक ना, शीघ्र विनष्टशील। तो दूसरे होते हैं
दूसरे प्रकार के होते हैं जो टिकाऊ होते हैं, अविनष्टशील कहलाते हैं। अविनष्टशील या टिकाऊ उत्पाद, टिकाऊ उत्पाद, अविनष्टशील या टिकाऊ उत्पाद, अविनष्टशील या टिकाऊ उत्पाद, टिकाऊ उत्पाद। अब टिकाऊ उत्पाद में कैसे, जो लंबे समय तक खराब होने की प्रवृत्ति नहीं रखते, है ना, लिख सकते हैं वैसे उत्पाद या वैसे संसाधन जिन्हें, वैसे संसाधन जिन्हें दीर्घ काल तक भंडारित या लंबे समय तक भंडारित, जिन्हें लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता हो, लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता हो, सूखने या सड़ने का गुण, सूखने या सड़ने का गुण नहीं पाया जाता हो, नहीं पाया जाता हो। जैसे 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 खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन। आपने कोयला को खोदकर लंबे समय तक भंडारित करके रख लिया, पेट्रोलियम खोदा भंडारित करके रख लिया, लौह अयस्क की खुदाई की भंडारित कर लिया, बॉक्साइट की खुदाई हुई, मैग्नीज की खुदाई हुई, लंबे समय तक आपने भंडारित कर लिया और उपयोग करते रहे, खराब नहीं होना है। तो तमाम प्रकार के खनिज संसाधन हैं, ये क्या होते हैं, अविनष्टशील भी होते हैं, अविनष्टशील होते हैं, टिकाऊ उत्पाद होते हैं, टिकाऊ उत्पाद होते हैं। तो टिकाऊपन के आधार पर संसाधनों को इन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, इन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। अब तीसरा जो आधार है, तीसरे आधार के रूप में अगर हम लिखते हैं थर्ड पॉइंट में, तीसरा ध्यान रखें, मूल बिंदु में तीसरा जा रहा है, मूल बिंदु में तीसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा, ध्यान से। अब पुनर्उपयोग के आधार पर, क्या पुनर्उपयोग के आधार पर, रीयूजेबल जिसको कहते हैं, के आधार पर, पुनर्उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं मित्रों। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन ऐसे संसाधन जो रेनेबल होते हैं, नव्यकरणीय होते हैं, नव्यकरणीय होते हैं, नव्यकरणीय संसाधन, नव्यकरणीय संसाधन, नव्यकरणीय रेनेबल रिसोर्सेज, डैश देकर इस पे लिख सकते हैं कि वैसे संसाधन नव्यकरणीय संसाधन में वैसे संसाधन जिन्हें उपयोग करने पर समाप्ति का खतरा नहीं रहता, जिन्हें उपयोग करने पर समाप्ति का खतरा नहीं रहता, बल्कि उनका दीर्घ काल तक बार बार उपयोग, उनका दीर्घ काल तक बार बार उपयोग, दीर्घ काल तक बार बार उपयोग किया जा सकता है, दीर्घ काल तक बार बार उपयोग किया जा सकता है।
किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, अब इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? अपने नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को आपने सुना है ना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में आपने सुना है मित्रों, उन्हें सबसे पहले लिख देंगे। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, अलग से भी इसका डिटेल बनाएंगे, अभी इन सब का अलग से डिटेल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होगा जैसे जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अभी अलग से इनका डिटेल बनेगा। अभी तो केवल आप वर्गीकरण कर रहे हैं, अभी तो आप केवल वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हो गए, ऊर्जा संसाधन हो गए, ठीक है। बाकी जो प्रकृति में उपलब्ध संसाधन हैं उन्हें आप बार बार उपयोग नहीं कर सकते, पर फिर भी जो भौम संसाधन हैं उसको इसी वर्ग में रखा जाता है, लैंड रिसोर्स, भौम संसाधन। क्योंकि भूमि का उपयोग किसी भी कार्य में बार बार किया जा सकता है, लंबे समय तक किया जा सकता है। ठीक है, बार बार उपयोग जिनका किया जा सकता है। भूमि का उपयोग हमने आज चावल उगाने में किया, कल गेहूं उगाने में किया, परसों पेड़ लगा दिया, है ना। कई प्रकार से लंबे समय तक उपयोग करते रहे। भौम संसाधन हो गया, लैंड रिसोर्स हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल। तो दूसरे होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब अनवीकरणीय संसाधनों में क्या है? जिनको उपयोग करोगे तो खत्म हो जाएगा। आपके पास खाने के लिए एक आम है, एक ही आम है, खाओगे तो समाप्त होगा। एक ब्रेड का टुकड़ा है, उसे खाओगे तो समाप्त हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी संसाधन जिसका उपयोग किया और खत्म हो गया। आपके पास 1 लीटर पेट्रोल था, आपने गाड़ी में डाला, गाड़ी चलाई, पेट्रोलियम खत्म हो गया। आपके पास कुछ निश्चित मात्रा में कोयला था, आपने उपयोग किया, खत्म हो गया। लौह अयस्क की निश्चित मात्रा में था, उपयोग किया, खत्म हो गया। कुछ भी ऐसा है ना, तो वो अनवीकरणीय में आते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जिनके उपयोग पर समाप्ति, जिनके उपयोग पर समाप्ति का खतरा बना होता है, बना होता है, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। कहा जाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। डैश देकर लिखेंगे, जैसे, जैसे कई प्रकार से हो सकते हैं। ऊर्जा संसाधनों में आप लिख सकते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो दूसरे को आप लिख सकते हैं मित्रों खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, वन संसाधन,
वन संसाधन आदि, मृदा संसाधन। अब मृदा समाप्त नहीं होती, पर मृदा की उर्वरता समाप्त होती है। मृदा समाप्त नहीं होती, पर धीरे धीरे मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। तो मृदा संसाधन को नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय दोनों में इसीलिए रखते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। वनों की कटाई करेंगे, अंधाधुंध कटाई करेंगे मित्रों, वन समाप्त हो जाएंगे, वन खत्म हो जाएंगे। खनिजों का तो उत्खनन किया आपने, क्वेरिंग एंड माइनिंग किया, तो वो भी समाप्त हो जाएंगे, वह भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये दो वर्गों में बांट दिया पुनर्उपयोग के आधार पर, पुनर्उपयोग के आधार पर, पुनर्उपयोग के आधार पर इन दो वर्गों में संसाधनों को हमने विभाजित कर दिया। अब एक और विभाजन का मित्रों आधार आता है, एक और विभाजन का आधार आता है। वो कैसा आधार आता है आप देख सकते हैं। संसाधनों की प्रकृति के आधार पर बेसिकली आता है मित्रों, जिसे मैं आज आपको लिखाता हूं आपको, ठीक है ना। या ऐसा आप लिखेंगे संसाधनों के संदर्भ में चौथे बिंदु पर, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर परंपरागत में कोयला आएगा, पेट्रोलियम आएगा, प्राकृतिक गैस आएगा, है ना। तो यहां क्या लिखना है आपको, कच्चे माल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के दृष्टिकोण से। अब रॉ मटेरियल के दृष्टिकोण से अगर संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं तो ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल होते हैं मित्रों। चौथा बिंदु आप लोग लिख देंगे, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल होते हैं। अब इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में कौन कौन से हो सकते हैं, क्या हो सकता है, तो सबसे पहला मित्रों आप देखेंगे मौलिक संसाधन, फंडामेंटल रिसोर्स, मौलिक संसाधन, मौलिक संसाधन, मौलिक संसाधन। ये आपसे पूछेगा नहीं, यहां मैं आपको ये पढ़ाऊंगा नहीं, बट आपको बता अवश्य देता हूं कि जो फंडामेंटल रिसोर्स आते हैं इनमें क्या क्या आता है मित्रों। सबसे पहले आता है इनमें वन संसाधन। इनमें कौन सा आता है, वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्स आता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए वन संसाधन। फिर दूसरा आता है जल संसाधन, जल संसाधन। तीसरा इसमें ही आ जाता है मित्रों लैंड रिसोर्स, तो भौम संसाधन। फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, लैंड रिसोर्स। फॉरेस्ट रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स। इसी तरह से यहां पर पशु संसाधन आते हैं, लाइव स्टॉक्स कहते हैं, पशु संसाधन कहते हैं, पशु संसाधन। पशुओं में दो प्रकार के पशु आ जाते हैं मित्रों, पशुओं में दो प्रकार के, एक पालतू पशु आ जाते हैं, तो दूसरा वन्य जीव आ जाते हैं, वन्य जीव आते हैं। पालतू पशुओं में दो प्रकार के पशु आ जाते हैं, तीन प्रकार के पशु आते हैं। एक हो जाते हैं जो दुग्ध प्रदान करते हैं, दूसरे हो जाते हैं जो ऊन प्रदान करते हैं, तीसरे हो जाते हैं जो मांस प्रदान करते हैं। दुग्ध, ऊन, मांस प्रदान करने वाले पशु। क्लासिफिकेशन करवा रहा हूं, इतना आपको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ विशिष्ट बातें ही पढ़ाऊंगा, बाकी सब चीजों को आपको बेसिक स्तर पर एनसीईआरटी से पढ़ते जाना है। तो पालतू पशुओं में दुग्ध प्रदान करने वाले पशु,
ऊन प्रदान करने वाले, जिनका बाल काटकर ऊन बनाते हैं, ऊन प्रदान करने वाले पशु। मांस एवं चमड़ा प्रदान करने वाले पशु, मांस एवं चमड़ा प्रदान करने वाले। वन्य जीवों में, वन्य जीव को आज संसाधन के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि ये प्राकृतिक धरोहर है। वन्य जीव के लाइन से लिख देंगे, आप लिखेंगे मित्र स्वयं कि यह संसाधन नहीं बल्कि प्राकृतिक धरोहर है। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। ये इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में आप लोग जब बायोडायवर्सिटी पढ़ते हैं तो इनकी महत्ता पता चलती है। जब फूड चेन पढ़ते हैं, फूड वेब पढ़ते हैं, ठीक है ना, तब इनकी महत्ता पता चलती है। तो क्या लिखा आपने वन्य जीव में कि यह एक प्राकृतिक धरोहर है, धरोहर है। ये नेचुरल हेरिटेज का दर्जा इनको प्रदान किया गया है मित्रों, ऐसा नहीं इनके लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब दूसरा वर्ग आता है, दूसरा वर्ग आता है मित्रों, ध्यान से, ऊर्जा संसाधन का। किसका आता है? ऊर्जा संसाधन का। ऊर्जा संसाधन का, ऊर्जा संसाधन का आता है, ऊर्जा संसाधन का। अब ऊर्जा संसाधन का आएगा तो दो प्रकार के ऊर्जा है, आप सभी के सभी जानते हैं। एक नॉन रेन्यूएबल हैं, जिन्हें अनवीकरणीय कहते हैं, आप अनवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जिनका पुनर्उपयोग संभव नहीं है, जिनका पुनर्उपयोग संभव नहीं है। मित्रों, इतना शानदार क्लासिफिकेशन आपको दे रहा हूं चीजों में, पुस्तकों की सीमा से परे जाकर आपको समझा रहा हूं। बस आप मस्ती के साथ अपने इस नोट्स को बाइबल मानकर पढ़ते रहिएगा, कुरान मानकर पढ़ते रहिएगा, गीता मानकर पढ़ते रहिएगा। बहुत अच्छे से पढ़िएगा मित्रों, बहुत अच्छे से। अनवीकरणीय संसाधन आप सभी के सभी जानते हैं, इसमें से परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आता है, एक तो कोयला आएगा, दूसरा पेट्रोलियम आएगा, पेट्रोलियम आएगा, तीसरा प्राकृतिक गैस आएगा। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है। इसी में आजकल जो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत है, न्यूक्लियर एनर्जी स्रोत है, उनको भी रख देते हैं नाभिकीय ऊर्जा संसाधन। अब नाभिकीय ऊर्जा संसाधन में कौन कौन हो जाएंगे? जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, जैसे क्या हो गया? यूरेनियम। क्या हो गया इसमें से? नाभिकीय ऊर्जा संसाधनों में यूरेनियम हो गया, यूरेनियम के साथ थोरियम हो गया, थोरियम हो गया, इल्मेनाइट। तो यूरेनियम और थोरियम ही भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, इतने को ही पढ़ना है आपको बस। तो ये हो गए अनवीकरणीय, मतलब उपयोग करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, ये बचेंगे नहीं। तो दूसरे तरफ होते हैं नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। ये रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं मित्रों, रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं, है ना। मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, आप लिखते चलेंगे सब चीजें एक साथ। बढ़िया फ्लो चार्ट इसी तरह का बनाएंगे मित्रों। सबसे पहला इसमें आ जाता है हाइड्रल पावर, मतलब जल ऊर्जा। ये स्वच्छ है। आप ये कह सकते हैं कि सर जल समाप्त हो जाएगा तो कैसे उपयोग करेंगे? तो मानव जाति ही समाप्त हो जाएगी तो कौन उपयोग करेगा? जल समाप्त हो गया मतलब मानव जाति समाप्त हो गई, तो उपयोग का प्रश्न ही कहां से आएगा? होगा ना मित्रों ऐसा। तो जल ऊर्जा हाइड्रल पावर हो गई, हाइड्रल पावर हो गई, ठीक है ना। फिर
उसके बाद सोलर पावर हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई। उसके बाद विंड पावर हो गई या विंड एनर्जी हो गई, तो पवन ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, पवन ऊर्जा के बाद क्या हो गया मित्रों, सागर से संबंधित बेसिकली कई प्रकार की ऊर्जा होती है। सागरीय ऊर्जा हम लिखते हैं अगर, सागरीय ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा में कौन कौन से आ सकते हैं, तो एक आ जाता है मित्रों सागरीय ऊर्जा के अंतर्गत जिसे आप सभी जानते हैं, टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा आ जाता है। ऊर्जा के स्रोतों या साधनों में ज्वारीय ऊर्जा आ जाता है। तो तरंग ऊर्जा आ जाता है, वेव एनर्जी आ जाता है, तरंग ऊर्जा आ जाएगा। इसी में एक नई टेक्नोलॉजी आधारित ऊर्जा है ओटेक, फुल फॉर्म होता है ओटेक का, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेंस लिखेंगे, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेंस या कन्वर्जन, ओशन कन्वर्जन भी लिख देंगे चलेगा, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, उसका शॉर्ट फॉर्म है ओटेक। और इसी का रिवर्स फॉर्म होता है मित्रों, इसी का रिवर्स फॉर्म होता है रिवर्स ओटेक, इसी का रिवर्स फॉर्म है रिवर्स ओटेक, आर ओटेक। रिवर्स ओटेक, रिवर्स ओटेक बन गया ना सागरीय ऊर्जा में रिवर्स ओटेक। ठीक है, तो सागर से संबंधित इतने प्रकार की ऊर्जा है, कैसे कैसे करके आप जानेंगे, आप जानेंगे मित्रों। ठीक है, सागरीय ऊर्जा संसाधन सभी ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ते चलेंगे मित्रों, बहुत अच्छे से। इसके बाद जो होता है, आप इसी में से आप लिख सकते हैं, ऊर्जा संसाधनों में आप लिख सकते हैं बायो गैस या बायोफ्यूल, बायोफ्यूल मतलब जैव ईंधन कहला गया, बायोमास एनर्जी हो गया, बायोमास जैव द्रव्यमान ऊर्जा हो गया। इसी में हो जाता है मित्रों भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इसी में अब बात आने लगी है सेल गैस की, सेल गैस। अब तो हाइड्रोजन एनर्जी तक बातें की जाने लगी हैं, सेल गैस या हाइड्रोजन एनर्जी, तमाम प्रकार की ऊर्जा। भूगोल में सारी की सारी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़नी पड़ती है सारी की सारी, परंतु जो भूगोल से के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे, सारी चीजें आप पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका ऊर्जा संसाधन। इसके बाद बेसिकली आते हैं खनिज संसाधन। कौन आते हैं? खनिज संसाधन आते हैं, मिनरल रिसोर्स आते हैं, मिनरल रिसोर्स आते हैं मित्रों, मिनरल रिसोर्स आते हैं। अब खनिज संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक खनिज, धात्विक खनिज होते हैं, दूसरे होते हैं गैर धात्विक, गैर धात्विक। धात्विक खनिज होते हैं तो दूसरे कौन से हो गए? गैर धात्विक हो गए। धात्विक में होते हैं मित्रों लौह अयस्क, लौह
लौह, लौह धात्विक दो वर्ग बना देते हैं फिर से इसके, और दूसरा अलौह धात्विक, अलौह धात्विक। लौह में दो हो गए मुख्य रूप से, लौह अयस्क और दूसरा मैग्नीज हो गया, मैग्नीज हो गया। ध्यान रखेंगे कलर मैंने इसीलिए चेंज कर दिया है कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो लौह अयस्क हो गया और अलौह अयस्क हो गया। तो लौह धात्विक और अलौह धात्विक हो गया, मतलब फेरिक मिनरल्स, फेरिक मेटलिक मिनरल्स हो गए और नॉन फेरिक मेटलिक मिनरल्स हो गए। अलौह के अंतर्गत, अलौह के अंतर्गत, अलौह के अंतर्गत मित्रों आने वाले जो खनिज हैं, आने वाले जो खनिज हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट है। बॉक्साइट के उपरांत अलौह धात्विक खनिजों में बॉक्साइट के उपरांत ताम्र अयस्क, ताम्र अयस्क है। उसके बाद सीसा एवं जस्ता है, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ दें। चांदी है, सोना है आदि, ये मेटलिक हो गए। तो नॉन मेटलिक्स में जो पढ़ने लायक हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है अभ्रक, चूना पत्थर, चूना पत्थर, रॉक सॉल्ट, चट्टानी नमक, सी सॉल्ट, सागरीय नमक, सागरीय नमक। ये जो चट्टानी नमक होता है ना, इसी को अपने यहाँ सेंधा नमक कहते हैं। रॉक सॉल्ट को अपने यहाँ क्या कहते हैं? सेंधा नमक कहते हैं। रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक। अभ्रक है, चूना पत्थर है तो बहुत सारे, बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट, ब्रेशिया, सब बहुत सारा है, पर जरूरत नहीं है सबका। संसाधन के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है केवल हम उतना ही आपको बता रहे हैं। यहां पर भूतापीय ऊर्जा लिखा है, फिर दूसरा सेल गैस लिखा है, बायोगैस, बायोमास एनर्जी, मतलब जैव गैस, जैव द्रव्यमान ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और सेल गैस लिखा है यहां पर, है ना? ठीक है अंजलि? ओके। धात्विक में, मेटलिक्स में फेरिक मेटलिक मिनरल्स, नॉन फेरिक मतलब लौह धात्विक एवं अलौह धात्विक। लौह धात्विक में दो पढ़ना है, लौह अयस्क एवं मैग्नीज। अलौह धात्विक में बॉक्साइट, ताम्र अयस्क, चांदी, सोना आदि। जबकि गैर धात्विक में इधर आप देखो तो अभ्रक है, चूना पत्थर है, चट्टानी नमक है, सागरी नमक है इत्यादि। इतने प्रकार के संसाधन आपके कोर्स में हैं, इतने प्रकार के। डायमंड नॉन फेरिक नहीं है सचिन, डायमंड नॉन मेटलिक है, वो यहां आएगा, हीरा। ठीक है सचिन? नॉन फेरिक में नहीं आता, वो यहां आएगा, क्योंकि डायमंड्स की प्राप्ति लाइमस्टोन जोन की किम्बरले चट्टानों से होती है। लाइमस्टोन जोन की किससे होती है? किम्बरले चट्टानों से होती है, किम्बरले चट्टानों से। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ओके। तो क्या मैं अब आगे बढ़ाऊं अपने टॉपिक को? इतनी बातें आप सबने लिख लिया क्या मित्रों? प्लीज कमेंट्स करें मुझे।
देखो मैंने यहां से शुरू किया वर्गीकरण को। मैं इसीलिए बोलता हूं बहुत अच्छे से बस पढ़ो मित्रों, मैं एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं। हाँ, पर कुछ तो मेहनत स्वयं भी करनी होगी। देखो, अगर आप सोचोगे कि आप छोटे शिशु हो, नवजात शिशु हो आप, और आपको मैं स्पून फीडिंग कराऊं तो गलत है मित्रों। मेरे तरफ से अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा। सच कहते हैं, अगर मुझे आपकी उड़ान बाज जैसे बनानी है ना, तो मुझे बाज जैसे निर्मम और निर्दयी भी होना पड़ेगा। नीलम, पन्ना, ये सब जो रत्न होते हैं सब के सब किस में आ जाएंगे? आध्यात्मिक में हो जाएंगे। ये सब के सब आध्यात्मिक में हो जाएंगे। पर भारत में नीलम पन्ना का उत्पादन होता नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल, ये सब रत्न हैं, ये सब रत्न हैं, ठीक है, ओके। तो मित्रों, मुझे उसी तरह निर्मम होना होगा। कुछ जगह तो आपको कहना होगा कि चलो अब स्वयं भी उड़ो, स्वयं भी कुछ मेहनत करो। अगर एक अच्छा पायलट आपको बनना है ना, तो फ्री फ्लाइट मुझे आपको देनी ही होगी कि चलो ये 10 बिंदु मैंने पढ़ा दिया, 5-7 बिंदु तो आप स्वयं पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे मित्रों तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा मित्रों। कभी भी नकल करके 100% बिना मेहनत का नकल करके सफलताएं प्राप्त नहीं की जा सकती। मैं तो इतना आपको चांस इसलिए दे रहा हूं कि एटलीस्ट आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न उलट पुलट कर पूछे, घुमा फिरा कर पूछे, तब भी आपको पता हो कि संसाधनों के यही वर्ग हैं और इन्हीं वर्गों का हमें अध्ययन करना है और इनके बारे में ही एक एक करके बातें करनी हैं, एक एक करके बातें करनी हैं। पारा आपने पूछा है तो ये आएगा नॉन फेरिक मेटलिक मिनरल्स में, अलौह धात्विक खनिज में आएगा पारा, अलौह धात्विक खनिज में आएगा किरण पारा, ठीक है, ओके। पर अब देखो, आप लोग नाम गिन रहे हो, आप लोगों के साथ यही एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसका मतलब संसाधन अभी तक आपने समझा नहीं क्या है। पहली कक्षा जो संसाधन की अभी हुई है मंगलवार को, ठीक से समझा नहीं। संसाधन वह है जिनकी आर्थिक उपादेयता हो, जिनकी आर्थिक उपयोगिता हो। तो किरण आप बताओ, भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो पारे का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करता हो? पारे की आर्थिक उपादेयता आपके उत्पादन के कारण होती हो आप किरण, मुझे जरा सा एक बार समझाओ, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं समझा पाओगे मित्रों। इसलिए ऐसे 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 प्रश्न करते हैं। सौरभ ने पूछा है भौम, भौम का मतलब होता है भूमि, भूमि, लैंड, लैंड। अब पूछोगे लैंड एंड सॉइल में क्या अंतर होता है? बहुत बड़ा अंतर है, अभी समझाएंगे, ठीक है, ओके। रूपेश ने फिर एक उसी टाइप का प्रश्न पूछ लिया, ओके। शबनम, तो शबनम जो टॉपिक जैसा होगा उस टॉपिक को वैसे तो पढ़ाया जाएगा, जरूरी थोड़ी कि हर टॉपिक वैसे पढ़ाए जाएं जो आपको समझ में ही आए, हैं? क्यों शबनम? ठीक है ना, ध्यान रखिए हर टॉपिक की अपनी अपनी डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से मैं आपसे बातें करता रहूंगा। चलो, तो हम लोग एक तरफ से आगे बढ़े, एक तरफ से आगे बढ़े। देखो, अब ये जो वन संसाधन है, फॉरेस्ट रिसोर्स है, फॉरेस्ट रिसोर्स है, ये आप लोगों के सभी बैच में तो नहीं, लेकिन कुछ बैचेज में इंडिया में ये बात मैंने पढ़ा दी है। पढ़ाएंगे, आप लोग भी पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों के बैच में मैं इसे छोड़ूंगा, पर आज ये कक्षा में नहीं होना है, आज कक्षा में नहीं होना। जो पीछे से बैच शुरू हुआ था उसमें हमने भारत में कितने प्रकार का वन पाया जाता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, उसके पुराने सदस्य रहे, चैंपियन हैं, पुरी है, सेठ हैं, इन सब ने भारत में पाए जाने वाले वनों का वर्गीकरण किया और उन वनों के वर्गीकरण को हमने
एक एक करके लिखाया कि आर्द्र वन कौन से हैं, शुष्क वन कौन से हैं, पर्वतीय वन कौन से हैं, आर्द्र वनों के कितने वर्ग प्राप्त होते हैं, शुष्क वनों के कितने वर्ग प्राप्त होते हैं, पर्वतीय वनों के कितने वन प्राप्त होते हैं। तमाम बातें मित्रों आपके साथ मैंने उस कक्षा में की हुई है जो बैच आप लोगों का अक्टूबर एंड के साथ साथ आरंभ हुआ था। अक्टूबर एंड के साथ साथ आरंभ हुआ था। ओके, तो कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर मेरे बैच में नहीं होगा क्या? बहुत ही स्पष्टता से ध्यान रखना, कंफ्यूजन की बात नहीं है, बिल्कुल होगा। बैच रोलिंग में चल रहा है, जहां से आप ज्वाइन किए हैं ना, सब बातें यहीं आती आती फिर से खत्म होंगी, इसलिए आप सबको पढ़ना है। किसी के बैच में कुछ नहीं छूटेगा, गारंटी, ये मेरी जिम्मेदारी है। पढ़ते रहो आप मस्ती से, ठीक है ना, ये मेरी जिम्मेदारी। क्योंकि देखो जैसे ही आपका ये टॉपिक फिनिश होगा, ये टॉपिक फिनिश होते पहले वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी आ जाएगा, फिर इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी आ जाएगा, उसके साथ ये आप लोग पढ़ेंगे। फिर बात आती है जल संसाधन की, वाटर रिसोर्स की। तो इसे आपने नहीं पढ़ा तो आप सबको अभी का अभी पढ़ना है। तो सभी लोग हेडिंग देंगे अपनी कॉपी में, जल संसाधन, वाटर रिसोर्स। लिखिए वाटर रिसोर्स, जल संसाधन। जल संसाधन, जल संसाधन। अब प्रशांत ने लिखा है सर मैं 2 क्लास पर डे करता हूं, क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल शानदार तरीके से हो जाएगा प्रशांत, शानदार तरीके से हो जाएगा आपका 1 साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट। 2 क्लास आप करते रहो, 2 क्लास बस करते जाओ, ठीक है? ओके सर जी, ये रिकॉर्डेड क्लास कब तक हमारे पास रहेगी? पर्याप्त समय तक रहेगी शबनम, आप पढ़ो तो, जितने समय तक आप लोग पढ़ लोगे तब तक रहेगी। तो रिकॉर्डेड कक्षा भी रहेगी, फिर आप लोगों को प्रॉपर लिखा भी रहे हैं तो ये लिखा हुआ रिटन मटेरियल भी रहेगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों के पास है आपकी सुविधानुरूप, ठीक है? तो जल संसाधन है, वाटर रिसोर्स है। अब समझना मित्रों, क्या इसमें कोई दो राय है कि पृथ्वी में पानी नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता? पृथ्वी में वायु नहीं होती तो जीवन भी नहीं होता। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? न वायु होता न जल होता तो किसी भी प्रकार से जीवन की संभावना ही नहीं थी, संभावना ही नहीं थी। तो इसीलिए मित्रों, इसीलिए ये बात हमेशा याद रखें, ये बात हमेशा याद रखें। विद्वानों ने कहा स्लोगन्स के तहत, जल ही जीवन है। क्या कहा? जल ही जीवन है। तो किसी ने कहा कि जल है तो कल है। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? इतना महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं हमारे शरीर का अगर पूरा पूरा आज वेट देखें, मान लीजिए मेरा वेट 78 केजी है। आप कहेंगे सर ओवर वेट हो रहे हैं, अब हूं तो हूं। मान लीजिए मेरा वेट 78 केजी है। मेरे कुल वेट का लगभग 70% कुछ और नहीं है बल्कि क्या है? पानी है। मेरे कुल वेट का कितना? लगभग 70% क्या है मित्रों? पानी है, वाटर पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल्स है। इसी तरह जहां भी जीवन है, प्रत्येक जीव का कमोबेश सर्वाधिक भाग पानी से ही बना हुआ है। अगर पानी की समाप्ति हो जाए तो पृथ्वी में किसी भी प्रकार के जीवन की संभावना
नहीं है, इसीलिए इसे मौलिक संसाधनों में स्थान प्रदान किया गया। और प्रकृति प्रदत्त है, इसीलिए यह प्राकृतिक मौलिक संसाधन, इसे हमने नहीं बनाया। समझो अगर मैं लेबोरेटरी में बनाकर पानी को बेच रहा हूं तो कितने में पानी बिकेगा? प्रकृति ने हमारे साथ न्याय किया है। उसने हमारे रंग को देखकर, उसने हमारे रूप को देखकर, उसने हमारी जाति को देखकर, उसने हमारे धर्म को देखकर, उसने हमारी प्रजाति को देखकर हमारे साथ किसी भी प्रकार का इनजस्टिस नहीं किया। मित्रों, प्रकृति से बड़ा समतावादी, प्रकृति से बड़ा समानतावादी, प्रकृति से बड़ा न्यायकर्ता, प्रकृति से बड़ा, सच बताओ मित्रों, तो करुणामयी दयामयी तत्व कोई भी नहीं है। जब तक कि उसके तमाम तत्वों के साथ इतना छेड़छाड़ ना कर दिया जाए कि उसकी अपनी प्रक्रियाएं ही असंतुलित हो जाएं। इसीलिए प्रकृति सबसे बड़ा न्याय करता है। जो पवनें हमारे शरीर को थपथपाती हुई निकलती हैं, वही पवनें किसी काले व्यक्ति, किसी गोरे व्यक्ति को भी थपथपाती हुई निकलेंगी। जो ऊष्मा हमारे शरीर को तपिश प्रदान करती है, वही ऊष्मा उनके शरीर को भी तपिश प्रदान करती है। प्रकृति के समक्ष किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं है, बायस्डनेस नहीं है। मित्रों, किसी भी प्रकार का दो व्यक्तियों के बीच में विभेद का संबंध प्रकृति के साथ नहीं है। विभेद का संबंध तो हमने बनाया। नदी के उस पार तू रहेगा, नदी के इस पार मैं रहूंगा। नदी के इस पार आया तो तेरे कदम नहीं, तेरी जान ही मैं अपनी हथेली पर रख दूंगा। मित्रों, सबसे बड़ा अन्यायकर्ता तो इस प्रकृति के समक्ष कोई जीव है तो वह मानव है। जल के संदर्भ में, संसाधन के संदर्भ में इसीलिए कहा जाता है कि जल, एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन होती है, जल प्रचुरता में पाया जाने वाला एक दुर्लभ संसाधन है। विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में किस तौर पर, किस परिस्थिति पर, कैसे, ये सारी बातें आपको समझाऊंगा कि जल कैसा है। प्रचुरता में दिखता है पर है दुर्लभ संसाधन। प्रचुरता में क्यों कहा गया? क्योंकि आप सभी के सभी जानते हैं कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर पानी ही पानी है, जिसका सबसे बड़ा स्रोत सागर एवं महासागर है, जबकि शेष लगभग 29% भाग पर ही भूखंड या महाद्वीपीय क्षेत्र प्राप्त होते हैं। अर्थात जब सर्वाधिक भाग पानी का ही बना है तो इसे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में जल प्रचुरता में पाया जाता है। लेकिन किस संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि प्रचुरता में पाया जाने वाला दुर्लभ संसाधन है? किस संसाधन में, किस संदर्भ में कहा गया है? प्रचुरता में पाया जाने वाला कैसा संसाधन है? दुर्लभ संसाधन है। क्या कहोगे आप? दुर्लभ संसाधन है। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं मित्रों, तो अब कुछ आंकड़े मुझे आपको देने होंगे और आंकड़ों से समझाना पड़ेगा कैसे जल दिखता तो है कि प्रचुरता में मिलता है, परंतु अत्यंत ही दुर्लभ है मित्रों, जिसको आज आप बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिए। कितना इंपॉर्टेंट है मित्रों जल, आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। लेकिन एक पैरा पहले आप इंट्रोडक्शन के रूप में लिखो, जल संसाधन के संदर्भ में हेडिंग दो, जल संसाधन। लिखें पृथ्वी में पाए जाने वाला जीवन पृथ्वी में पाए जाने वाला जीवन का महत्वपूर्ण आधार जल ही है। जल ही है। इसीलिए कहा गया है कि
इसीलिए कहा गया है कि कोई ने सचिन पूछो। कि इन्वर्टेड कॉमा में जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, या जल ही जीवन है के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो, फिर लिखो या फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू करो, लिखो जल है तो कल है, जल है तो कल है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, नीचे से लिखो मित्रों, नीचे से लिखो प्रकृति में व्याप्त समस्त जैव जगत प्रकृति में व्याप्त या पाए जाने वाले समस्त प्राणी एवं पादप जगत, जैव लिख दे तो दोनों आ जाएंगे, जैव जगत, जैव जगत में किसका, में अधिकांश भाग जल से ही निर्मित है, अधिकांश भाग जल से ही निर्मित है, इसलिए अधिकांश भाग जल से ही निर्मित है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है, माना गया है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखो जल के बारे में कहा गया है कि, अच्छा पहले ऐसा लिखो फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना, पहले लिखो जल के बारे में कहा गया है कि, जल के बारे में कहा गया है कि, अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखो जल प्रचुरता में मिलने वाला, जल प्रचुरता में मिलने वाला, प्रचुरता में मिलने वाला दुर्लभ संसाधन है। मिल तो प्रचुरता में रहा, दिख तो प्रचुरता में रहा, लेकिन है कैसा, दुर्लभ है, दुर्लभ संसाधन है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, फिर लिखो जिसे हम निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर, जिसे हम निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर देख सकते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर देख सकते हैं, देख सकते। अब कैसे देख सकते हैं, इसे देखो समझो, पहले समझ लेना। सचिन आपके प्रश्न का जवाब भी यहां आ जाएगा, पूजा आपके प्रश्न का भी जवाब यहां पर आ जाएगा। प्रशांत पानी पाया जाता है, ठीक है। प्रशांत ने लिखा सर कहीं कहीं सूखा पाया जाता है, कहीं भारत में बहुत हिस्से में बहुतायत में पाया जाता है, ऐसा क्यों? मानसूनी प्रकृति के कारण। मानसून में तो पढ़ा होगा प्रशांत ने, आपने मुझसे, अगर नहीं पढ़ा तो आगे आपने पढ़ेंगे। जल ही जीवन है, शास्त्री नित्य गोपाल जी ने कहा। ठीक है, ठीक है, ओके। आगे देखो, आंकड़ों से देखो, बहुत अच्छे से समझना। अब आपने देखा, आप सभी के सभी जानते हैं कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर वाटर है, वाटर है।
जबकि लगभग 29% भाग पर लैंड है। ये सभी के सभी जानते हैं। 71% भाग में जितना उपलब्ध जल है, कुल जो पानी उपलब्ध है, सभी लोग बहुत अच्छे से इस आंकड़े को समझना मित्रों। 71% भाग में जो कुल उपलब्ध जल है, अगर इस जल को मान लिया जाए कि ये 100 यूनिट है, जैसे मान लीजिए हमारे एक ग्लास में जितना भी पानी उपलब्ध है, तो इस ग्लास के पानी को मान ले कि ये 100 इकाई है, 100 इकाई है, 100 इकाई है। परसेंटेज में भी देख सकते हैं, परसेंटेज में भी आप देख सकते हैं। तो उस 100 यूनिट जल का मित्रों, माना कि आप लिख सकते हैं डैश देकर, पहली लाइन लिख सकते हैं कि माना कि कुल उपलब्ध जल 100 इकाई या 100% है, 100% है। जितना उपलब्ध जल है, केवल जल की बात कर रहे हैं, लैंड पर नहीं, जिसकी सागरों में उपलब्धता है, नदियों में उपलब्धता, तालाब बांधों में उपलब्धता, सबकी भूमिगत जल में उपलब्धता है, सबको मिला दे तो 100% जल उपलब्ध है। अब इस जल का ध्यान रखना, इस जल का मित्रों 97.2% कहां पर है? सागर एवं महासागर में है। कहां है इसका? 97.2% सागर एवं महासागर में है। पहले सुन लेना ध्यान से, फिर लिखते रहना। जो कि कैसा है आप जानते हैं, ब्रैकिस वाटर है, सैलाइन वाटर है, लवणीय जल है, जिसका उपयोग हम सब अपने पेय जल के रूप में नहीं कर सकते। ब्रैकिस वाटर है मित्रों, ये 97.2% जल हमारे उपयोग के लिए है ही नहीं। देखते जाना आंकड़ों में, मतलब जितना जल उपलब्ध था 71%, 71% का अगर हम इसका 71% का अगर हम 97.2% देखें तो सागर एवं महासागर में है, सागर एवं महासागर में है। इतना जल तो हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। जो रेस्ट बचा जल, उसमें से मित्रों ध्यान रखना कि 2.15% जल, कितना? 2.15% जल हिम टोपियों में है। कहां है? हिम टोपियों में उपलब्ध है। और वो भी कैसी हिम टोपियों में? ध्रुवीय हिम टोपियों में, जो कि हमारे लिए आज उपलब्ध नहीं है। अंटार्कटिका में है, आर्कटिक ओशन में है। इस 71% जल का 97.2% तो सागर महासागर में है, जो कि हम नहीं उपयोग कर सकते। तो 2.15% जल ध्रुवीय हिम टोपियों में है, जो हमारे लिए उपलब्ध है नहीं। कर तो सकते हैं उपयोग, पर है नहीं, क्योंकि ध्रुवों के जल को यहां तक लाने में खर्च अधिक है, इसका उपयोग नहीं कर सकते। कुल मिलाकर हुआ मित्रों 99.35% जल हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। अब समझ रहे हैं मेरी बात? आंकड़े से देखिएगा, समझिएगा। 71% जल देखने को तो है, लेकिन इस 71% का 99.35% जल हमारे लिए उपलब्ध ही नहीं है। हम इसका उपयोग कर ही नहीं सकते, उपलब्ध ही नहीं है। अब जो आंकड़ा दिखता है इसके आधार पर, तो उपलब्ध जल कितना हो गया? 0.65% हो गया। हमें दिखता है कि इतना उपलब्ध है, पर रियलिटी यह है मित्रों कि इतना भी उपलब्ध नहीं है। रियलिटी यह है कि इतना भी उपलब्ध नहीं। क्यों? समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। इस कुल जल की तुलना में 0.62% जल भूमिगत है, भूमिगत जल है, भूमिगत जल है। अब इसमें से ये अगर भूमिगत जल हो गया, इसको अगर दो भागों में बांटें तो 0.03% जल कैसा हो गया? सतही जल हो गया, सतही जल हो गया। अर्थात हमें जो जल उपलब्ध है दो रूपों में उपलब्ध है।
एक तो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, दूसरा सरफेस वाटर के रूप में। अंडरग्राउंड वाटर कुल उपलब्ध जल का 0.62% है अंडरग्राउंड वाटर, तो 0.03% क्या है, सतही जल है। अब भूमिगत जल में मित्रों आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसका 60% आप कहोगे सर अब इतना तो आंकड़ा निकालना भी कठिन हो जाएगा। इसका 60% मिट्टी के कणों के बीच में फंसा है जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। 60% मृदा जल है, जिसको क्या कहते हैं, मृदा जल है। और 60% के बाद जो 40% है मित्रों, उसको जो आप लोग वाटर टेबल बोलते हैं ना, तो वाटर टेबल को बेसिकली हिंदी में सही तरीके से जलभरा बोलते हैं, जलभरा बोलते हैं, एक्यूफर बोलते हैं। जलभरा में उपस्थित जल है। जब हम लोग ट्यूबवेल कराते हैं तो नीचे गहराई पर जाते जाते हैं तो पहले सूखा सूखा मिट्टी मिलेगी, फिर अचानक जल मिलेगा, फिर सूखा सूखा मिलेगा, फिर जल की प्राप्ति होगी। तो जल भरे हैं, जल के बीच बीच में पेटियां हैं, उनको जल भरा कहते हैं। जैसे मान लो यहां पर कोई मिट्टी का टुकड़ा है, भूमि का टुकड़ा, तो यहां पर कठोर चट्टान है। अब इस कठोर चट्टान में यहां पर जल की प्राप्ति होती है। अब ये जल की प्राप्ति है और इसके ऊपर फिर से यहां पर कठोर चट्टान है, इसके ऊपर फिर से यहां पर कठोर चट्टान है। तो जो ये जल प्राप्ति का क्षेत्र है इसको ही कहते हैं जल भरा। जब हम लोग ट्यूबवेल वगैरह करते हैं ना मित्रों, तो ट्यूबवेल वगैरह में इसी चट्टान को तोड़कर नीचे पहुंचते हैं तो ये वाला जल हमको प्राप्त हो जाता है। तो कितना परसेंट है इसका? 60% तो है ही नहीं, 40% है। अब इस 40% का मित्रों ध्यान से आप सोचोगे सर इसका आंकड़ा हम कैसे लगाएं? सचिन ठीक से देखते जाना मित्र। इस 40% का आपको मैं बता दूं, इस 40% का 90% जल दूषित है, अर्थात खारा है या जिसमें ब्रैकिश वाटर है, खारा या अन्य कारणों से दूषित है, जिसका उपयोग मानव जाति नहीं करती और यह बहुत अधिक गहराई में पाया जाता है। इसका इस 40% देखो 0.62% का 40% जो हमें जलभरों में उपलब्ध, ये तो उपलब्ध ही नहीं है, इसका हम उपयोग नहीं कर सकते। अब मिट्टी से चूसेंगे नहीं, पानी को चूस भी नहीं सकते आप। 40% जो जलभरों में उपलब्ध था उसका भी 90% बहुत गहराई पर है, जिसमें दुनिया भर के ऐसे तत्व, खतरनाक रसायन मिले हुए हैं जिनका उपयोग हम नहीं कर सकते। तो शेष बचा 10% जल जिसका उपयोग कर सकते हैं, ये उपयोगी है। परंतु उपयोग करेंगे तो पर्यावरणीय संकट आ जाएगा। अगर इस सारे के सारे जल का उपयोग कर लिया जाएगा तो ये पर्यावरणीय संकट क्या आ जाएगा? यहां पर उपयोगी है, उपयोगी, परंतु पर्यावरणीय संकट, परंतु पर्यावरणीय संकट पैदा हो जाएगा। समझ गए मेरी बात कि नहीं? उपयोगी है परंतु संकट पैदा हो जाएगा, संकट पैदा हो जाएगा, है ना। इसीलिए कहते हैं कि भूमिगत जल का कम से कम प्रयोग किया जाए, तो इसका भी उपयोग कर नहीं सकते हैं। ये जो सरफेस वाटर है इसका अधिकांश भाग, इसका 2/3 पार्ट मित्रों नदियां हैं। नदियां क्या करती हैं? सागर में, नदियां सागर में विसर्जित कर देती हैं, विसर्जित कर देती हैं। अब जब नदियां सागर में ही जल विसर्जित कर दी, 2/3 मतलब लगभग 67% सागर में जल विसर्जित कर दी, इतना हो गया। अब जो उपलब्ध है, समझना, 2/3 के बाद जितना उपलब्ध है उसका कुछ हिस्सा वाष्पित हो गया, वाष्पित हो गया। अब वाष्पित कहां से होगा? नदियों से वाष्पित होगा।
तालाब, बांध, झील, जलाशय आदि से वाष्पित हो गया, उसकी मात्रा भी घटी, उसकी मात्रा घटी। अब जो कुछ मात्रा में उपलब्ध था, अब जितना उपलब्ध बचा उसकी 10% मात्रा क्या हो गई है, आज हमारी क्रियाओं से प्रदूषित हो गया है। उसका 10% मात्रा मित्रों, हमने, बहुत बड़ी मात्रा है, हमने प्रदूषित कर दिया है, तो वह भी हमारे लिए उपलब्ध नहीं। तो अब समझना, 0.03 का 67% तो पहले से ही हमें नहीं मिल रहा। अब रेस्ट जो बचा उस रेस्ट पार्ट का एक बड़ा हिस्सा, 1/4 हिस्सा बेसिकली होता है मित्रों, 1/4 हिस्सा तो वाष्पित हो जाता है, जिसे रोक नहीं सकते। अब वो भी चला गया। अब बचा कितना, जितना बचा उसका भी 10% हिस्सा प्रदूषित हो गया। अब कितना बचा, वो जल आप उपयोग कर सकते हो, वो जल आपके लिए उपयोगी है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो कि इस तरह से अगर हम आंकड़ों के आधार पर देखना शुरू करें तो ऐसे लगता है कि हमारे उपयोग के लिए तो जल उपलब्ध है ही नहीं, केवल देखने के लिए है। ये एक नजरों का भ्रम है। देखने के लिए हमें ऐसा दिखता है कि जल प्रचुरता में है, इसीलिए कहा गया है कि जल प्रचुरता में मिलने वाला एक दुर्लभ संसाधन है। समझ में आया मित्रों? इतनी कठिन सी बात को मैंने कुछ चंद सेकंड्स में आपको बढ़िया से समझा दिया। ठीक है सचिन, आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। रोहित सर, टॉपिक के बाद क्वेश्चन, ठीक है। भारती सर, राजस्थान में कहीं कहीं पानी पाएबल जाता है, क्यों, समझ नहीं पा गया मैं क्या है ये। ओके सर, फ्यूचर में वाटर को लेकर काफी दिक्कत देखने को मिल सकती है, फिर अरे मिलेगी नहीं, अच्छी खासी तबाही होगी। ओके चलो आगे देखो। सर फ्यूचर में वाटर के आंकड़ों में देख जाए तो पीने के लिए तो पानी नहीं होगा, प्लीज इसका निवारण बताएं। ठीक है, खारे पानी का यूज कैसे में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। कृषि में नहीं कर सकते, पशुपालन में हो सकता है। ठीक है, कृषि में नहीं कर सकते। रुपेश, हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बताएंगे। संसाधनों का संरक्षण तो एक अलग टॉपिक हो गया, पहले हकीकत तो समझो। समझ में आया अब आपके पास कितना पानी है? अब आपको आज की इस कक्षा से ये बात तो समझ में आ गई ना कि आपके पास पानी उपलब्ध कितना है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, खासकर गंगा का मैदान का क्षेत्र है, जो ब्रह्मपुत्र का मैदान का क्षेत्र है, वहां मित्रों जल की इतनी प्रचुरता है कि लोग पानी बर्बाद करते रहते हैं। जल की इतनी प्रचुरता है कि लोग पानी को बर्बाद करते रहते हैं। अब उन लोगों को कैसे समझाया जाए कि पानी उपलब्ध नहीं है, वो थोड़े समय के लिए आपको दिख रहा है, आगे आपकी संतानों के लिए इतनी तबाही आने जा रही है कि मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए बहुत जरूरी है जल का संरक्षण किया जाए तथा जल का उचित प्रबंधन किया जाए। जल संरक्षण तथा प्रबंधन की तकनीकियां क्या हो सकती हैं, उन पर बात करेंगे, पर पहले तो आपको ये आंकड़े देखने थे। अब आप सभी इन आंकड़ों को ठीक इसी प्रकार से लिख लीजिए मित्रों, ठीक इसी प्रकार से लिख लीजिए। बिल्कुल पानी वेस्ट नहीं करना है। गौरव ने लिखे, सागर जल को प्यूरिफाई करके उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या इतनी सरल प्रक्रिया है? इतनी सस्ती प्रक्रिया है क्या? क्या इतनी सरल और इतनी सस्ती प्रक्रिया है ये? क्या इतनी सरल और सस्ती प्रक्रिया है? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता हो तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता मित्रों कि इतनी सस्ती प्रक्रिया है। बाकी आप बताओ, अब चीजें आपके सामने हैं, है ना?
लिख लिया? जरूर लिखो, फटाफट लिखो पूजा, सभी बच्चे फटाफट लिखें। पहले इतना लिख लिया। अब ध्यान से, ध्यान से, जो ये जल जितना लिखा है इसका हमने लिखाया है कि सतही जल का 1/4 वाष्पित हो जाता है और 1/4 वाष्पित हो जाता है। पहले तो 2/3 चला गया नदियों द्वारा सागर में, जो बचा उसका 1/4, जो बचा उसका 1/4 वाष्पित हो जाता है। अब जो बचा उसका 10% प्रदूषित हो चुका है। अब जो बचा उसका 10% प्रदूषित हो चुका है। सुधीर ने लिखा है, सर लोगों को कैसे समझाया जाए, लोग समझते ही नहीं। सच कहते हैं सुधीर, नहीं समझते लोग, बहुत कठिनाई है। बस टारगेट करो कि लोगों को नहीं समझाएंगे, केवल एक लोग को समझाएंगे। जब आप एक एक को टारगेट करेंगे ना तो धीरे धीरे उसको चीजें समझ में आने लगेंगी। एक एक लोग को समझाओ, सभी को समझाने में लोग नहीं समझेंगे। ओके, ये हो गया। अच्छा, आपने एक को टारगेट किया किया तो क्या बोलता है, तेरे घर से थोड़ी ना ले रहा हूं। ओके, तो बोलो ये प्रकृति के घर से ले रहे हो, प्रकृति के पास भी इसकी मात्रा सीमित है। ओके पूजा, मैंने बता तो दिया, नीचे टाइटल चल भी रहा तो बार बार बोल दिया। फिर ये तो गलत बात है, इसका मतलब कि एकदम कुछ भी नहीं, ब्लाइंडली आप लोग बस नकल उतार रहे हो। ऐसे में मुझे फिर क्रोध आएगा, आप लोगों को डांटूंगा। कितने बार बार बता दिया कि 2/3 नदियां सागर में जल विसर्जित कर देती हैं। पहला तो ये लिख दिया, फिर 1/4 बचे हुए जल का 1/4 वाष्पित हो गया, फिर जो बचा उसका 10% प्रदूषित हो गया। बार बार बोल रहा हूं, लिख लो, नहीं दिख रहा तब भी इतना लिख लो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पानी का बिल दे रहे हैं तो खर्चा करेंगे।
कैसे कैसे तरीके से लोगों के जवाब आते हैं। अ, अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जरा सा पढ़ने क्या लगे हो, सिखाने चले हो। कहते हैं लोग, बिल्कुल कहते हैं मित्रों, बिल्कुल कहते हैं, मैं सब समझ रहा हूं। अच्छा, लिख लिया सभी ने, ठीक है। तो ये विश्व स्तर पर मैंने आपको ये आंकड़े बताए कि इस स्तर पर पानी की स्थितियां हैं। अब पैरा चेंज करते हुए लिखें कि भारतीय जल आयोग ने, भारतीय जल आयोग ने, जल आयोग ने भारत में उपलब्ध, भारत में उपलब्ध, भारतीय जल आयोग ने भारत में उपलब्ध कुल जल, कुल जल, कुल जल की प्राप्ति का मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत वर्षा का जल है, वर्षा का जल है। पूर्ण विराम लगाएंगे, लिखेंगे वर्षा जल या हिमपात के द्वारा, स्नोफॉल, वर्षा जल या हिमपात के द्वारा, हिमपात के द्वारा प्रतिवर्ष, 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 ध्यान से लिखते चलेंगे पहले, फिर दिमाग लगाएंगे। प्रतिवर्ष लगभग 4000 घन किलोमीटर जल, ये घन किलोमीटर ही है, कंफ्यूज मत होना, जो लिखा वो सही लिखा है, घन किलोमीटर जल उपलब्ध होता। अब घन किलोमीटर जल कैसे निकाला जाता है? क्यूबिक किलोमीटर। सपोज 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई, 1 किलोमीटर ऊंचाई का जल का एक बॉक्स बना दें, तो ये 1 क्यूबिक किलोमीटर जल हो गया। तो उस तरह से कितना प्राप्त हो रहा है? लगभग 4000 घन किलोमीटर जल प्रत्येक वर्ष प्राप्त होता है। दो चीजों से, जल वर्षा और हिमपात के माध्यम से प्रत्येक वर्ष प्राप्त होता है, प्रत्येक वर्ष प्राप्त होता है, जिसका, जिसका लगभग 2/3, 2/3 पार्ट, लगभग 2/3 भाग, भाग सतही जल के रूप में, सरफेस वाटर, 2/3 मैंने लिखाया, जस्ट वेट, लगभग 2/3, लगभग 2/3 की जगह 3/4 लिखो। 3/4 जल सतही जल के रूप में, 3/4 करो 2/3 के स्थान पर, 3/4 सतही जल के रूप में, जबकि 1/4, 1/4, 1/4 भूमिगत जल के रूप में, भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध रहता है, उपलब्ध रहता है, उपलब्ध रहता है, जिसे हम निम्नलिखित आरेख से, ये आरेख मेरे नहीं है मित्रों, वाटर कमीशन के, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित आरेख से समझ सकते हैं, आरेख से समझ सकते हैं।
निम्नलिखित आरेख से समझ सकते हैं। अब आरेख कैसा है, जैसे मान लो कि बादल हैं, यहां समझना, माना कि बादल हैं, बादलों ने बारिश की, बादलों ने बारिश की, तो बारिश से कितना मिला जल, 4000 घन किलोमीटर जल मिला। अब इस 4000 घन किलोमीटर का मैंने बताया कि 3/4 सरफेस वाटर में है, अर्थात लगभग 3000 घन किलोमीटर जल सतही जल है, जबकि लगभग 1/4 जल, 1/4 कितना, 1/4 भूमिगत है। भूमिगत का मतलब हो गया लगभग, यहां आप देख सकते हैं 1000 घन किलोमीटर जल। यह है सतही जल, सरफेस वाटर, सतही जल, और यह है भूमिगत जल, भूमिगत जल। इस आरेख को बनाओ फटाफट। ध्यान रखना, भूमिगत को पतला बनाना और सतही को मोटा बनाना। जैसे बना है वैसे ही बनाना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये मोटा बनाना और इसको पतला बनाना, अनुपात में थोड़ा सा सिमिलैरिटी लगे, अनुपात में थोड़ी सी सिमिलैरिटी। अनुपात में सिमिलरिटी। हेलो मित्रों, आवाज आ रही है क्या? कुछ टेक्निकल इशू। ओके, अब ये जो जल उपलब्ध है ना, ये जो जल उपलब्ध है, इस उपलब्ध जल का देखिएगा, समझिएगा, इस उपलब्ध जल का फिर क्या हुआ। ये जो सतही जल है ना, सतही जल का अधिकांश भाग मित्रों किसमें है? नदियों में है। सतही जल का अधिकांश भाग नदियों में है, नदियों में है। कुछ मात्रा में बांध है, जलाशय हैं, तालाब हैं, छोटे छोटे पोखर हैं, उनमें उपलब्ध है। छोटे छोटे पोखर आदि में उपलब्ध हैं। क्लियर हो रही मेरी बातें? पोखर आदि में उपलब्ध हैं। ये तमाम बातें समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मोटे मोटे तौर पर बढ़िया से मित्रों समझिएगा, है ना। तो क्या सतही जल का सारा हम उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं।
सतही जल हमने लिखा 3000 घन क्यूबिक मीटर, इसका लगभग 1800 घन क्यूबिक मीटर जल नदियों में चला जाता है। यह नदियों द्वारा प्रवाहित किया जाता है, नदियों द्वारा प्रवाहित किया जाता है। और लगभग 1200 घन किलोमीटर जल तालाब, बांध, झील आदि में उपस्थित है, जिसका अधिकांश भाग वाष्पित हो जाता है, प्रत्येक वर्ष वाष्पित हो जाता है। समझना है। तो इसको आप कैसे दिखा सकते हैं? देखो इसको कैसे दिखाइएगा। इसको आप दिखाएंगे कुछ ऐसे, दिस वन, ये इधर पर भूमिगत जल का आंकड़ा है, और भूमिगत जल के आंकड़े को भी हम दो भागों में यहां पर बांट कर देखेंगे, दो भागों में बांट कर देखेंगे, और बढ़िया से आपको मैं समझाता हूं, बढ़िया से समझाता हूं, बढ़िया से समझाता हूं मित्रों। और इसका एक मोटा हिस्सा क्या हो गया? वाष्पित हो गया। एक मोटा हिस्सा वाष्पित हो गया, एक बड़ा हिस्सा नदियों में प्रवाहित है। 1800 घन किलोमीटर जल नदियों में प्रवाहित, नदियों में प्रवाहित हुआ। और यहां अगर आप देखेंगे तो 1200 घन किलोमीटर जल वाष्पित या तालाब, बांध, झील आदि में उपलब्ध। लिखते जाएंगे बढ़िया से। जो 1000 हमने दिखाया था ना, 1/4, 1000 में से मित्रों 600 घन किलोमीटर जल, 600 घन किलोमीटर जल मृदा जल के रूप में, मृदा जल उपलब्ध है। जबकि ध्यान रखेंगे बचा हुआ 400 घन किलोमीटर जल भूमिगत हो गया। 400 घन किलोमीटर जल क्या हो गया? भूमिगत हो गया। बहुत अच्छे समझेंगे। ,400 घन किलोमीटर जल भूमिगत हो गया। सर सेम 2 की एग्जाम है, सेमेस्टर 2, ओके। बस आपकी लाइव क्लास लेती हूँ, सारा क्लास मैनेज नहीं हो पा रहा। कोई नहीं अंजलि, क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह मैनेज करो बेटा अच्छे से, ठीक है। और यहां पर ये तो 4000 घन किलोमीटर जल ही है, इतना। तो अब ऐसे बनाएंगे इसको कि सतही जल को आपने 2 भागों में कर दिया, भूमिगत जल को भी 2 भागों में कर दिया। आगे का आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। सतही जल को 2 भागों में दिखा दिया, भूमिगत जल को 2 भागों में। बन रहा है ना। 1800 घन किलोमीटर जल नदियों में प्रवाहित हो रहा है, 1200 तालाब, बांध, झील आदि में है, और वाष्पित भी हो रहा है। जो भूमिगत था उसका 600 किलोमीटर, 600 घन क्यूबिक जल मिट्टी का जल है, जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते, मृदा आर्द्रता जल है। और 400 ये भूमिगत जल कैसा है? वाटर टेबल का जो निर्माण करता है, जलभरों का निर्माण करता है, जलभरों का। प्रतिवर्ष ये आंकड़ा ऐसा हो जा रहा है, प्रतिवर्ष। बना लिया ना?
तो लिखेंगे स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि भारत में, भारत में जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, उपलब्धता दो रूपों में है। दो रूपों में है। भारत में जल की उपलब्धता दो रूपों में। नंबर 1, नंबर 1 दो रूपों में है। नंबर 1, अब 1 2 क्या? नंबर 1 क्लैरिटी समझना, सरफेस वाटर सतही जल, सतही जल। तो नंबर 2, नंबर 2 भूमिगत जल। नंबर 1 सतही जल, तो नंबर 2 भूमिगत जल, भूमिगत जल। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो ये था मित्रों जल के बारे में, ये तो जल के बारे में। क्लियर हो गई सारी बातें? क्लियर हो गई ना? तो ऐसा, अब ये जो सतही जल और भूमिगत जल है ना, उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? सर जी ग्राफ को आंसर राइटिंग में यूज, हाँ बिल्कुल आंसर राइटिंग में यूज करना है, इसीलिए मैं ऐसा बता रहा हूं। ये सब बहुत इफेक्टिव आता है। जैसे आप आंसर्स में ये सब यूज करोगे ना, तो एग्जामिनर को आपका आंसर बहुत इफेक्टिव लगेगा। ऐसे में आपके मार्क्स के चांसेस बढ़ जाते हैं मित्रों, मार्क्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको ऐसा ही कुछ करना है ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना लगे, किसी भी दिक्कत ना लगे और मार्क्स ज्यादा बढ़ जाए। अब सतही जल का क्या उपयोग है, भूमिगत जल का क्या उपयोग है, इस सब चीज के लिए हम लोग कल कक्षा लेंगे। आज हमारे समय की समाप्ति हो रही है मित्रों, तो कल हम लोग अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? चलिए मित्रों, तो धन्यवाद। क्लास की समाप्ति आज यहीं पर करते हैं, आगे बातों को हम लोग कल की कक्षा में बढ़ाएंगे। ठीक है, कल की कक्षा में बढ़ाएंगे। ठीक है ना मित्रों? तो धन्यवाद, क्लास की समाप्ति करते हैं। सर जी क्या मेरा मैसेज नहीं दिख रहा है? मीना, नहीं अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया था। ओके, पूजा सर जी क्वेश्चन दे देते, अभी ये टॉपिक पूरा हो तब तो क्वेश्चन देंगे। ठीक है सर, टॉपिक समाप्त के बाद क्वेश्चन पक्का पक्का दे दिया करेंगे, लेकिन टॉपिक जब समाप्त हो गया, आज टॉपिक समाप्त नहीं हुआ ना, अधूरा रह गया है। ठीक है ना, अधूरा रह गया। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।